हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आज देखेंगे 11th जेई का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, जो इस साल इस महीने के सितंबर को हुआ है। ठीक है, हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 26 में क्या बोला है? फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन MnO4 माइनस C2O4 2 माइनस H प्लस इट गिव्स Mn2 प्लस CO2 और H2O। बोला द करेक्ट कोएफिशिएंट फॉर द बैलेंस रिएक्शन आर। देखो, और यहाँ पर भी हमको बोला है कि MnO4 में ये वाले रखने हैं, C2O4 में ये वाले और H प्लस में ये वाले। ठीक, चलो हमारे पास रिएक्शन ये है कि MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस इट गिव्स, आपके पास है Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर है? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑप्शन नंबर ए रख के पुट है ना पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। देखो MnO4 में रखना है 2, फिर बोला है C2O4 माइनस यहाँ पे रखना है आपको 5, H प्लस आपको रखना है 16। ओके, और यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पे Mn कितने 2 है तो आपको 2Mn2 प्लस तो करना ही पड़ेगा ना। CO2 कितने हैं 5 2 10, यहाँ पे 5 ही है तो आपको कितना करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन है 16 तो आपको 8 इधर करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया बैलेंस। बैलेंस होने के बाद हमको देखना पड़ता है चार्ज 2 - ओके, फिर 5 और सॉरी 2 - नहीं, 2 1 ज़ा -2, फिर ये -5 2 ज़ा -10 और प्लस 16। ठीक है, तो 12 में से 16 जाएगा तो बचेगा 4 और 2 2 ज़ा 4। तो देखो दोनों साइड चार्ज कैसा है, सेम है, और एक ने रखने पे आंसर भी आ रहा है। इसका मतलब ए ही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बाकी देखो Mn है ना 16 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं होगा, और C2O4 देखो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए होगा ना, 2 5 और 16। खैर, ये बात समझ में आ गई। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पूछा है द एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, जो एक ही ऐसा कंपाउंड हो जिसका उसी का ही ऑक्सीडेशन होता हो और रिडक्शन भी होता हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है वो आपको चेक करना है। तो देखो KMnO4 है, KMnO4 में अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 तो ये हो जाएगा +7 आपका, है ना। इधर चेक करो, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 ये है +6 और ये है +4। देखो +7 में से +6 जा रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, और +7 में से +4 मतलब उसका भी रिडक्शन हो रहा है। मतलब एक ही चीज का दो बार रिडक्शन हो रहा है। बट हमने डिसप्रपोर्शनेशन में क्या पढ़ा है, एक का ऑक्सीडेशन हो एक का रिडक्शन हो, मतलब दोनों रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये वाला आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे MnI दोनों जगह Mn और I अलग अलग मिल रहे हैं, ये भी आपका नहीं होगा। ये देखो CuBr तो Cu प्लस Br माइनस, यहाँ Cu2 प्लस में है और 0 में है, तो +1 में से +2 ऑक्सीडेशन, +1 में से 0 रिडक्शन। हाँ, मतलब यहाँ पर ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, और ये भी देख लेते हो, देखो -1 से 0 और ये तो अलग अलग हो गया, मतलब तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, चेन्नई होगा 2CuBr, इट गिव्स CuBr2 प्लस Cu। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे, क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, इन नेचुरल और न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 being a powerful oxidant can oxidize thiosulfate almost quantitatively to sulfate। मतलब KMnO4 है, उसकी रिएक्शन आपको करनी है थायोसल्फेट के साथ, और वो क्या बना रहा है, सल्फेट बना रहा है। और पूछा है इन दिस रिएक्शन ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज विल बी। आपको सिर्फ मैंगनीज का देखना है ना। तो हम लोग इसके लिए रिएक्शन लिख सकते हो, तो KMnO4 है, इसको हम लोग KMnO4 माइनस लिखते हैं ना। थायोसल्फेट का होगा H2O3 2 माइनस। ठीक है, इसकी रिएक्शन करो तो आपको एक तो क्या बना रहा है, देखो एक ये बनाएगा MnO2 और ये बनाएगा आपका SO4 2 माइनस है। ठीक है, चेंज चेक कर लो, 4 2 8, 8 -1 ये +7 है, यहाँ पे +4 है। हमको मैंगनीज का पूछा है, लो आ गया 3 का चेंज। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 होगा। तो बस बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चेंज ही देखना था। ओके, और वैसे भी आप बैलेंस करोगे तो भी चेंज कितना आएगा, 3 ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, चल इसके बाद चलते 29 में।
देखो सल्फर है, वो दो क्लोराइड्स बना रहा है, एक आपका बना रहा है H2Cl2 और एक बना रहा है HCl2। ठीक है, पूछा है द सल्फोनिक इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन HCl2 इज 16 ग्राम पर मोल। मतलब यहाँ पर सल्फर का इक्विवेलेंट मास कितना है, कितना है, तो वो है 16 ग्राम पर मोल है। चलो बात समझ में आ गई। ओके, तो हमको पूछा है H2Cl2 में कितना होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 16 की जगह 2 पुट कर दूं, है ना, तो 16 टू जा कितना हो जाएगा 32, क्योंकि एक सल्फर के लिए कितना है 16, तो दो सल्फर के लिए कितना हो जाएगा 32। वैसे क्योंकि है ना उसके रिस्पेक्ट में आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हो। तो इक्विवेलेंट मास अगर HCl2 के लिए 16 है तो H2Cl2 के लिए कितना हो जाएगा 32, है ना। तो बस आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, इसके बाद हम लोग चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 30। 30 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड वन। कौन सा बैलेंस है वो आपको बताना है। देखो बैलेंस रिएक्शन के लिए हमको क्या चेक करना पड़ता है, पहले चार्ज, बस चार्ज चेक कर लो, जो चार्ज सेम आ गया तो आपका वो बैलेंस होगा, है ना। चार्ज सेम आने के बाद आपको वो मॉलिक्यूल भी देखने होते हैं कि सेम है कि नहीं। देखो यहाँ पे Ba कितने हैं 5, तो क्या इस तरफ 5 है, हाँ है। हाइड्रोजन 22, सॉरी हाँ हाइड्रोजन 22, तो क्या इस तरफ 22 है ना। 7 2 जा 14, मतलब हाइड्रोजन ही बैलेंस नहीं है इधर तो, तो मतलब ये तो रिएक्शन ही गया, पहले से गया ना, पहली फुर्सत में ही गया। चलो इसके बाद देखो सेकंड बी ऑप्शन, 5Bi, 5Bi है, 14H प्लस, तो 7 2 जा 14, हाँ ये थोड़ा जीत रहा है। 2Mn2 प्लस, इधर पे 2Mn2 प्लस, मतलब अब हमको क्या क्या देखना पड़ेगा, चार्ज। तो 5 1 जा -5, इसका प्लस 14 और प्लस 2 2 जा 4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा ना, 14, 14 में से 1 गया तो 13 जितना हो जाएगा। और इस तरफ देखो 5 3 जा 15 और 7, ये 2 1 जा -2, ये भी कितना हो रहा है 13, मतलब चार्ज भी बैलेंस है ना, नंबर ऑफ जो एटम है वो भी बैलेंस है, मतलब ये थोड़ा आपको आंसर दिखाई दे रहा है। हम लोग बाकी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे होगा -2, ये 2 1 जा +2 और ओनली +2 चार्ज, तो +2 -2 तो उड़ गया, तो ये +2 बचा इस तरफ। और इस तरफ देखो 3 2 जा 6 है, मतलब ये तो गया। 6 -6, ये +12 और 3 2 जा 6, ये उड़ गया, तो आंसर आया 12 इस तरफ। इस तरफ कितना है 6 3 जा 18, लो वैसे पहले से बन गया इतना, 3 1 जा -3, तो भी कितना हो जाएगा 15, तो ये भी बैलेंस नहीं है। एकमात्र आपका ऑप्शन ये है बी वाला, जो कि क्या है बैलेंस है। यार ये बात समझ में आ गई, चलो क्लियर है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है 30 वाला। ओके चलो आगे चलते 31 में। 31 में आपको जो कोएफिशिएंट गिवन है ना, वो पुट करने हैं और अलग अलग देखना है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, चलो हम लोग पुट करके देख लेते हैं। तो पहली वाली रिएक्शन के लिए देखो एक्स वाई और जेड पूछा था, एक्स आपका ये रहा, वाई ये रहा और आपका जेड इधर है। चलो हम लोग एक एक रिएक्शन लिखेंगे फटाफट, क्योंकि तभी पता चलेगा ना। चलो तो फिर हम लोग ऑप्शन ए से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो फिर सबसे पहले बोला है K2Cr2O7 प्लस एक्स, एक्स का मतलब होता है 1, तो 1H2SO4 प्लस इसके बाद है वाई, वाई मतलब है 3, तो 3SO2, इट गिव्स K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस जेड यानी कि 1H2O। ठीक है, देखो K2 दो है तो इस तरफ भी दो है, Cr2O7, Cr2 दो है, दो है, H2 कितने हैं यार, इस तरफ दो ही है तो इधर भी दो ही है। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं अभी, है ना, सल्फर 3 है तो इधर भी सल्फर 3 ही है, वाह वाह बहुत कुछ, सॉरी सल्फर 3 नहीं है इधर, तो कितने हो रहे हैं टोटल, हाँ 3 और एक 4 हो रहा है, तो इधर भी एक, ये 3 सल्फर, ये 3 और एक 4, हाँ। अब बैलेंस कर दो हाइड्रोजन, तो 7 और 4 11, 11 और 3 6 17 ऑक्सीजन हो रहे हैं ना। इस तरफ 4 4 3 जा 12 और ये भी 17 हो रहे हैं, मतलब आपका फर्स्ट वाला तो आंसर नहीं आ रहा ना। हाँ क्योंकि सब कुछ सेम हो रहा है, तो फर्स्ट में थोड़ा आंसर दिख रहा है, हम लोग बाकी भी चेक कर लेते हैं। ओके, बाकी ऑप्शन में 414, चलो इधर ही पुट कर लेते हैं ना, हमारे पास करेक्ट करने का है ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट करके चेक कर लेते हैं। तो एक ये रहा,
और एक ये रहा। ठीक, चलो तो यहाँ पे पुट करो 4 1 4। ये जरा देखो, हाइड्रोजन 4 2 8, इस तरफ क्या 8 हाइड्रोजन है? हाँ है। और क्या चेंज हो जाएगा? फॉस्फोरस कितने हैं, सॉरी सल्फर 4 है। इस तरफ देखो, ये 3 और एक 4। हाँ ये भी हो गया। नहीं, 4 और एक 5 है सल्फर, तो ये तो 5 नहीं हो रहा है ना, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 2 3 देख लो। ठीक है, तो निकालो और हम लोग चेक कर लेते हैं। 3 2 3। ठीक, तो 3 सल्फर, तो इस तरफ तो देखो 3 सल्फर और इस तरफ 2 है, 5 है, तो यहाँ पर तो कितने हैं? 3 और एक 5, 4 है, तो मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी गया। 2 1 2 पुट करके देख लेते हैं। ओके, कि हमको तो सारे ऑप्शन तो देखने पड़ेंगे ना। तो 2 1 2, सल्फर कितने हो गए? 3। इधर तो कितने हैं? 3 और एक 4, मतलब ये भी गया। आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनने वाला है? वो बनेगा ए, 3 1 3। क्या बात समझ में आ गई? ओके, चलो इसके बाद चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या बोला है? कि बोला है कि N2 plus 3H2 it gives 2NH3, molecular weight of NH3 and N2 are X1 and X2, their equivalent weight are Y1 and Y2, then Y1 minus Y2 क्या होगा? देखो, इसके लिए ना थोड़ा रिएक्शन समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट मास कितना आ रहा है। ठीक है, देखो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा है जैसे कि N2 plus 3H2 इट गिव्स 2NH3। ठीक है, N2 यहाँ पे 0 है, H2 भी 0 है, NH3 होगा -3 और हाइड्रोजन है +1। तो N2 में से N में जाओ तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे 2 होने के कारण 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल? तो 6 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 6 का आ रहा है। ठीक है, खैर चलो, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा है कि मोलिकुलर वेट ऑफ NH3 एंड N2, मतलब m ऑफ NH3 जो कि है आपका x1, और m ऑफ N2 जो कि कितना है? x2। ठीक है, और पूछा है देयर इक्विवेलेंट वेट, इसका है y1 और इसका है y2। ओके, हमको पता है कि इक्विवेलेंट ऑफ NH3 जो कि है y1, वो कितना हो जाएगा? मोलिकुलर मास x1 अपॉन टोटल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, बट x1 है कितना टोटल? NH3 2 है, तो 2x1/6 होगा। और दूसरा पूछा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2, तो वो तो कितना हो जाएगा? N2 कितना है? हाँ, तो N2 होगा आपका x2 ना, क्योंकि 1 ही है, और डिफरेंस तो कितना आएगा? 6 का ही आएगा। तो बात समझ में आ गई? ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, N2 के लिए कितना हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि N2 के लिए हम लोग कितना लिखते हो? x2/6, क्योंकि टोटल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 ही है। ओके, तो बस ये आपका मिल गया क्या? y2। क्या करना है? y1 माइनस y2। y1 होगा आपका 2x1/6, दैट इज, हाँ तो x1/3 हो जाएगा, और इधर कितना होगा? x2/6। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस कर लो। तो ये हो गया टोटल 6x1 माइनस 3x2 अपॉन 3 × 6। ठीक है, तो कैलकुलेशन इधर करते हैं। कॉमन क्या निकलेगा? क्या निकलेगा कॉमन? 3 निकलेगा ना। हाँ, 3 कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचा? 2x1 माइनस x2 अपॉन 3 × 6। 3 3 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 2x1 माइनस x2/6। कैसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है ना। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, 2x1 माइनस x2 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? बस आपको ये याद रखना है कि अगर आप लोगों ने डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन सही निकाला है, तो जिस किसी का भी आपको इक्विवेलेंट मास चाहिए, उसका कोएफिशिएंट और उसको उसके डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर लो। जैसे कि मुझे NH3 का इक्विवेलेंट मास चाहिए था, तो मैंने इक्विवेलेंट मास x1, उसका कोएफिशिएंट 2 और उसको 6 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अगर मुझे इक्विवेलेंट मास ऑफ N2 चाहिए, तो उसका कोएफिशिएंट 1 और उसका मोलिकुलर मास x2/6 कर दिया। फिर समझ में आ गया? तो बस अगर आपको ये पता है तो आप लोग करेक्ट आंसर कर पाओगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। खैर,
हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। आ गया ना समझ में? 33 में हम लोग देखते हैं कि 33 कैसे करना है। चलो मेरे पास क्या है, मेरे पास पेन है। ओके, देखो बोला है द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। ओहो वेरी इजी है ना। क्या पूछा है? बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज कहाँ से कहाँ आता है? तो N1 तो आपका फिक्स हो गया 2, और NF आपका 3 4 5। देखो 5 वाला आपका थर्ड लाइन है ना। तो बस लेमड़ा फाइंड करना है, वेवलेंथ ही पूछिए तो 1/λ=r। जेड स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए 1 ही होगा, 1/Na², 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/5 का 25। ठीक, तो 1/λ=r 20 - 4, तो 25 - 4 21, और 24 5 × 4 ये हो जाएगा। तो लेमड़ा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100/21 × r। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है 100/21 × r दिखाई दे रहा है ना ये। चलो क्या क्लियर है लेमड़ा? तो बस आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, 100/21 × RH। क्लियर है? चलो 34। 34 में पूछा है इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल आर 2, मतलब हमारे पास जो p ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और पूछा है कौन सा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डेंस विथ हंट्स रूल, है ना। हंट्स रूल्स को फॉलो कर रहा हो। हंट रूल्स क्या था, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पहले 3 है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक एक भरा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले एक एक भर लो। देखो यहाँ पे एक साथ दोनों इसी में भर लिए, ये तो गलत है। पहले में दोनों भर लिए, ये भी गलत है। बीच में दोनों भर लिए, ये भी गलत है। एकमात्र ऑप्शन डी है जिसमें हंट्स रूल फॉलो हो रहा है। चलो ये बात समझ में आ गई। ठीक, तो हमने क्या बोला था हंट्स रूल में? जब भी इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, बाद में वो पैरिंग होना शुरू होगा। पहले एक एक भर दिया, फिर बाद में क्या होगा? पैरिंग होगा। आप लोग एक साथ नहीं भर सकते। ठीक है, चलो वेरी गुड, सबको आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 बोला है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टुगेदर विद क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉर लिथियम। अब लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s2 2s1 1s2 2s1 1s2, ये तो है ही नहीं, और 2s2 2s1 है ना। तो 2s2 2s1 तो होता ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब दोनों में से चेक करो। तो देखो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाकी तो देखो सारे क्वांटम नंबर सेम है, सिर्फ लास्ट वाले में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम नहीं करना है, क्योंकि आपका एस या तो +1/2 हो सकता है या तो -1/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप थोड़ी ना परफेक्टली बोल सकते हो कि ना सर +1/2 करेक्ट होगा, नहीं होगा, -1/2 भी हो सकता है, इसलिए बीच में और लिखा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा बॉम्बे, क्योंकि वो -1/2 भी हो सकता है और +1/2 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखो 2s1 के लिए लिखना है। तो 2s1 के लिए n2 है, l0 है, mb0 है, और इलेक्ट्रॉन है ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो वो आपका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। चलो ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो इसके बाद चलते आगे क्वेश्चन नंबर 36। 36 में बोला है द वैल्यू ऑफ n2 + n1 एंड n2² - n1² फॉर द हीलियम प्लस आयन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर 4 and 8 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि 36 ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रिकी किया है, बस थोड़ा सा ट्रिकी। वैसे इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी किया है। क्या ट्रिकी किया देखो, आपको मैथ्स का, आप लोग मैथ्स वाले हो ना, हाँ तो जेई वाले मैथ्स वाले हैं ना, तो थोड़ा उसको रिएक्शन की मतलब इक्वेशन की फॉर्म में पूछा है कि जो n2 + n1 है ना उसका वैल्यू एटॉमिक स्पेक्ट्रम में कितना है? 4 है, और n2² - n1² कितना होगा? तो n2 - n1 दैट इज 8, और हमको पता है n2 + n1 कितना होता है? 4। तो n2 - n1 कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि यहाँ पे 4 पुट करोगे तो डिवाइडेड में जाएगा तो 2 आएगा। आपके पास इक्वेशन ये आया और इक्वेशन ये आया। ठीक है, यहाँ से आपको n2 और n1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो n2 + n1 = 4, n2 - n1 = 2। ठीक है, तो माइनस प्लस है तो माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, ये दोनों उड़ गए।
ये क्या हो गया 2n1 इज इक्वल टू 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो आपका n1 कितना आ गया 1। मतलब आपकी जो n1 है इनिशियल वो कितना है 1 है, तो n2 कितना हो जाएगा, तो n2 यहाँ पे पुट करो, तो सॉरी n1 यहाँ पे पुट करो तो n2 होगा आपका 4 माइनस 1 दैट इज 3। 3 होगा ना, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन 3 में से किस में आ रहा है 1 में आ रहा है, कुछ है ना। व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n2 से n1, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन 3 में से 1 में आ रहा है। तो बस इसके लिए लैम्बडा फाइंड कर लो, 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर। कौन सा आइटम है, हीलियम आयन है, इसके लिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू 4, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8/9। चलो क्लियर है। अब देखो 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू, चलो उल्टा ही कर लेते, सीधा लैम्बडा ही कर लेते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अपॉन है ना 32 इंटू आर, इतना होगा। क्या ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 9/32 इंटू आर, हाँ दिखाई दे रहा है ना। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी होगा। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा ये ट्रिकी बनाया गया था, मैथ्स का थोड़ा इक्वेशन डाला हुआ था कि आप लोग क्या n2 और n1 यहाँ से फाइंड कर सकते हो या नहीं। ये बात समझ में आई होप आ गई होगी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो ध्यान रखना। 37 में क्या पूछा है जरा देखो तो। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स फाइंड करना है, एंड वेवलेंथ दिया है और उसकी एक्यूरेसी पूछिए 1 पिकोमीटर। ठीक है, तो आपको डी ब्रोगली और उसके डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो और हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला है वो, क्योंकि जेई वालों के केसेस में एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं है, बट जेई के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और मैंने भी आप लोगों को क्लास में करवाया है 37 में कि जब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लेमडा होगा तो लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई हम लोग उसका फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, एक्चुअली में जो आइजनबर्ग है वो है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बट डेल्टा पी मोमेंटम को हम लोगों ने फिर ना फाइंड किया था लैम्डा की रिस्पेक्ट में, और वो आपको फॉर्मूला मिला था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक है, बस आपको डेल्टा एक्स फाइंड करना है। डेल्टा लैम्डा कितना होगा तो 1 पिकोमीटर, 1 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। डेल्टा लैम्डा सॉरी लैम्डा स्क्वायर वो है 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5000 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर करना है, और नीचे 4 इंटू 314। ठीक है, और जब ये पूरा कैलकुलेशन करोगे ना तो आपका मीटर में आंसर आएगा 0.02 मीटर। समझ में आ गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बॉम्बे 0.02 मीटर। चलो क्लियर है यहाँ तक, सबको क्लियर है। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना ही करना है। ओके, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। हाँ बोलो, एसिडिक इन नेचर में कौन सा होगा, तो जो नॉन मेटल होता है उसका ऑक्साइड एसिडिक होता है। एम्फोटेरिक में एम्फोटेरिक होगा और मेटल का बेसिक होता है। ठीक है, देखो बोरॉन कैसा है, नॉन मेटल है तो उसका एसिडिक होगा, यही आपका आंसर है। Al2O3 का कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा। ठीक है, इंडियम का कैसा होगा, ये तो बेसिक होगा मेटल है। गैलियम का कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए अहमदाबाद B2O3। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 में पूछा आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है आपको फॉर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 13 एज द ऑर्डर। ठीक है, और उसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट भी याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं, तो बात गई है ना, GAI, टी का मतलब थेलियम निकालते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, बोरॉन की है। तो ऐसे ऑप्शन कौन से जिसमें बोरॉन सबसे ज़्यादा हो, बस दो ही ऑप्शन है। सबसे कम किसकी है, इंडियम की है, तो देखो यहाँ पे थेलियम लिखा है तो गया, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो गए, एकमात्र ऑप्शन ये बचा है बस।
देखो कितना इजी है ना, आराम से आंसर आ जाएगा। देखो बोरॉन का सबसे ज़्यादा, फिर गैलियम और एल्यूमिनियम का देखो तो उसमें गैलियम ज़्यादा है, तो ये रहा देखो, इसमें ऐसे है पूरा। तो गैलियम एल्यूमिनियम में किसका है, गैलियम का ज़्यादा है, देखो मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। एल्यूमिनियम और इंडियम में एल्यूमिनियम का ज़्यादा है, इंडियम और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम ज़्यादा, देखो ये रहा, इसके लिए ये फॉलो करेगा। और इंडियम का सबसे कम है, इंडियम का देखो इस तरफ ही है इस तरफ ही है, तो सबसे कम। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, चलो इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइड्रोलाइज इजीली। तो आपकी बुक में ऑलरेडी एनसीईआरटी में लाइन है, CCl4 जो है वो कैसा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि वो इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता, क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, कार्बन के पास नहीं है, तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ग्रुप नंबर 14, है ना। तो पूछा है स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड इन द ऑर्डर ऑफ CX2, SaX2, GeX2, SnX2 और PbX2, है ना। तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड पूछा है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ग्रुप नंबर 14 है ना, तो 14 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है, +4, और उसमें से -2 करोगे तो आपकी मैक्सिमम सॉरी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, है ना। और वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज। तो देखो ऑर्डर तो वही है, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है। एबिलिटी ऑफ पी पाई बॉन्ड फॉर्म इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नहीं, धीरे धीरे नीचे जाओगे तो पी पाई, फिर पी पाई डी पाई, फिर डी पाई आएगा, पी पाई तो बस ऊपर वाले ही बना रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पे तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब ये आपका गलत ऑप्शन है। टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नहीं, ऊपर कार्बन है, कार्बन में कैटिनेशन सबसे ज्यादा है, फिर धीरे धीरे तो डिक्रीज होती जाती, मतलब ये भी गया। दे कैन ओनली फॉर्म MO2 टाइप ऑक्साइड, नहीं, ओनली नहीं, एमओ भी बना सकते हैं, मतलब ये भी गलत। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड CX2, SaX2, GeX2, SnX2 एंड PbX2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद 42, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेसिक। बेसिक कौन सा है, सबको पता है ना, ये आपका है एसिडिक, है ना। गैलियम, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक, ये भी आपका एम्फोटेरिक, एकमात्र थेलियम ऑक्साइड है, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थ्री वाला, सॉरी सी वाला, थेलियम, क्योंकि मेटल है, मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक होंगे, नॉन मेटल नहीं है, ध्यान दें। ठीक है, चलो इसके बाद देखो ग्रुप नंबर 14 के आयनाइजेशन एनर्जी है ना, वो सबसे ईजी है, क्यों, क्योंकि सिर्फ आपको चेक किस में करना होता है, SN और PB में, और PB का सबसे ज़्यादा होता है SN से, बस। तो ऐसा कोई देख लो ऑप्शन जिसमें PB SN से ज़्यादा हो, एक ही रहा, एक ही रहा, एक ही रहा, हो। लेकिन बाकी के सबसे इस तरफ ज़्यादा कार्बन की, तो कार्बन की ज़्यादा, ऐसे की ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे कम हो गया, जी की ज़्यादा, ये वाला, बस सी वाला ऑप्शन। देखो ऊपर में तो सब कुछ ऐसे ही आ रहा है, नीचे तो सब कुछ ऐसे 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 लेसते नहीं आ रहा है, गया ये ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, और फिर ये ग्रेटर देन, मतलब ये करेक्ट, यहाँ पे तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर दो है और ये गलत हो गया, ये वाला। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, और आपके एनसीईआरटी का बुक का ही उठाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में तो ऐसे ही होगा। चलो पूछा है द एलिमेंट विच इज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लिथियम, है ना, लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही निकालना, लिथियम प्लस, और वो 1s, है ना, 2s1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 1s2 हो जाएगा, फुल्ली फील्ड, न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा पास होगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, लिथियम वाला। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते आगे 45। 45 में बोला है मैच द फॉलोइंग, है ना, आपको चेक करना है। देखो NS1, NS2, NS2 NP1, NS2 NP3, पूछा है IP वैल्यूज। देखो वन, वन के लिए क्या होगा, तो आपको ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें कुछ वैल्यू है, उसके बाद बहुत बड़ी, मतलब ऐसे अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें ना, तो कुछ वैल्यू ऐसी है और कुछ वैल्यू ऐसे बड़ी हो,
ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो तो, देखो 19 तो 192 बहुत बढ़ गया। देखो छोटा बढ़ रहा है, छोटा बढ़ रहा है, छोटा बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा किस में बढ़ रहा है, बड़ा वाला धमाका किस में हो रहा है, पी में हो रहा है ना। तो मतलब ए में पी आना चाहिए, बस ये वाला देखो, ये एक ऑप्शन है। देखो सेकंड है तो सेकंड जो है ना वो बढ़ना चाहिए, सेकंड। बी में आर है, देखो बी आर, ये आपका फर्स्ट है। सेकंड में देखो 32 में से डायरेक्ट 200 हो गया, तो बहुत बड़ा धमाका हो गया, देखो सेकंड वाले का धमाका। तो मतलब सेकंड में कौन सा होगा, बी होगा। ये थर्ड है तो थर्ड वाला धमाका होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो देखो ये रहा, ये पहले वाला, फिर ये सेकंड, और थर्ड वाला देखो बहुत ज्यादा है, तो सी क्यू होगा आपका। और फोर्थ NH2NP2 है ना, उसमें तो क्या आएगा, लास्ट वाला बढ़ना चाहिए, तो एस। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा। फिर आपको ये समझ में आ गई होगी बात, क्या है बात, क्लियर है। ओके, चलो इसके बाद 46, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज लीस्ट आईपी, सबसे कम आईपी किसकी होगी, 1s2 2s2 2p6, ये तो सबसे ज़्यादा होगी, इसकी नियॉन है। 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p4 है ना। तो 10 12 13 14 15 16, ये सल्फर है। ओके, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 1s2 3s2 3p3, ये भी फुल्ली फिल्ड है ना, 15 नंबर, तो इसकी भी ज़्यादा होगी। 1s2 2s2 2p5, तो ये फ्लोरीन है। ठीक है, तो सबसे कम पूछा है ना, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का तो वैसे ही ज़्यादा है, भरा हुआ है उसमें 15, हाफ फील्ड है, उसमें भी फुल्ली फील्ड है। बस एकमात्र ऑप्शन आपका बी है, जिसमें उसकी आईपी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये 3s2 3p4 है ना, और उसमें कितना है, 3p2p5, तो न्यूक्लियस से पास होगी, तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और ये न्यूक्लियस से थोड़ा कम है तो कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब थोड़ा दूर है तो उससे थोड़ा कम एनर्जी लगेगी। ठीक है, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा। ठीक, चलो 47, द एटम हैविंग द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p2 वुड बी, तो ग्रुप, अब देखो 4s2 4p2 किस में होता है, 4 बोला है तो ग्रुप कौन सा होगा, 4 वाला ही होगा। तो 4 है तो सेम बोला है, बट 4 है तो पीरियड भी आपका कौन सा होगा, 4 ही होगा। ठीक है, ये दो एनसीईआरटी का सीधा है, अगर आपको पीरियडिक टेबल याद है तो आप तो कर पाओगे। तो ग्रुप 4A, पीरियड 4। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, क्या है, सही है, नहीं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्लोरीन से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब गलत है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, नहीं, क्लोरीन का आयनाइजेशन पोटेंशियल फ्लोरीन से ज़्यादा है। ठीक, तो मतलब दोनों ही गलत है, असर्शन रीजन दोनों ही क्या है, गलत है। ठीक, ये आपको याद रखना है, असर्शन एंड रीजन आर। ठीक, चलो इसके बाद एंथैल्पी चेंज इन द फॉलोइंग प्रोसेस, मतलब ये आपका रिएक्शन ऐसी है, ए प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस इट गिव्स ए माइनस। ओके, डेल्टा एच कैसा है, -किलो जूल/मोल। और पूछा है कि अगर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये प्लस हो जाता हो, मतलब ये प्लस कब होगा, जब रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, मतलब ए माइनस इट गिव्स ए प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, चेक कर लो, ए माइनस इट ए प्लस माइनस, बस हो गया आपका आंसर, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो बात क्लियर है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस कार्बन सिलिकॉन। देखो, कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें, सबसे पहले तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन, क्योंकि ना नाइट्रोजन की मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वैसे ज़्यादा होगी कार्बन से। और अगर हम लोग फॉस्फोरस और सिलिकॉन की बात करें तो फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी, और कार्बन फॉस्फोरस में किसकी ज़्यादा होती है, कार्बन की ज़्यादा। ठीक है, तो NC PSI ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, NC PSI बस, डी। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी होगा, NC PSI। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने आज टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक, तो आपको अच्छे से अगर ना समझ आए तो वापस एक बार रिवाइंड करके देख लेना है, और जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे से कैलकुलेट करना है और साथ में सीखना है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर आपको ना बहुत कुछ अच्छे से सीखने को मिला होगा, कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें एक स्टेप फर्दर भी पूछा जा सकता है। ठीक है,
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट मेगा टेस्ट के सॉल्यूशन में, तब तक सबको जय श्री कृष्ण।